बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है यायावर साम्राज्य। इसका फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है, बात करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट की। तो चलिए चीजों की शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए जहां की हमने पहले पार्ट में हमने ये देखा था चंगेज खान के बारे में, हमने थोड़ा सा समरी पढ़ा था कि चंगेज खान का नाम तैमुजीन था, ठीक है। और उसके बाद उसने किस तरीके की चीजें की और आगे चल के उसने एक बहुत बड़ा संगठन का स्थापना किया। और यायावर सम्राट जिसको घुमक्कड़ के नाम से जाना जाता था वो किस तरीके से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, है ना। अब चलिए हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर चंगेज खान की जो सैनिक पद्धति थी, यानी कि सेनाओं की जो उपलब्धियां थी, सेना में कैसे कैसे लोग थे, किस तरीके से उन्होंने सेना को संगठित करके रखा और किस तरीके से युद्धों को जीतते थे, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों की। सैनिक उपलब्धियों में देखते हैं सबसे पहला चीज कि उसकी जो सेना थी ना उसमें कुशल घुड़सवार सेना थी। मतलब क्या हुआ, कुशल का मतलब होता है बहुत ही अच्छा, है ना। घुड़सवार का मतलब होता है कि जो घोड़े पर बैठकर जो लड़ाई करते हैं, ऐसे लोगों की संख्या अच्छी खासी थी और वो अच्छे भी थे, ठीक है। आगे समझते हैं। अच्छा इसमें क्या है कि उनकी सेना तेज तथा फुर्तीली भी थी और घुड़सवारों से बनी हुई थी, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए कि जो उनकी जो सेना थी ना वो कैसी सेना थी, उनकी जो सेना थी वो इस प्रकार से थी, कुशल घुड़सवार सेना थी और इसमें तेज तर्रार लोग भी शामिल थे और फुर्तीले जो घुड़सवार होते हैं या फुर्तीले जो घोड़े होते हैं, ऐसे ऐसे घोड़ों को रखा गया था जिसकी वजह से वो लड़ाई अच्छे से कर पाए। अगला क्या है, तीर अंदाजी का अद्भुत कौशल, यानी कि उनके पास एक अद्भुत कौशल था तीर अंदाजी। और आपको पता है कि अगर तीर अंदाजी तीर चलाने वाले व्यक्ति अगर आपके सेना में है तो समझो कि दुश्मन को आप दूर से ही ढेर कर दोगे, है ना, क्योंकि यहीं से तीर चलाओगे और दुश्मन जो है दूर भी खड़ा है तो उसको तीर लग जाएगी, है ना। चलिए तो ये लिखा है कि सैनिक सैनिक चलते घोड़े पर भी सटीक तीर चला लेते थे। अगला है मौसम की जानकारी। वे मौसम तथा इलाके का उपयोग युद्ध में रणनीति के तौर पे करते थे। देखो कहते हैं युद्धों में ना मौसम का बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि आप अगर मान ले गए लड़ने के लिए, बारिश हो गई या फिर सपोज करो कि वहां पे आंधी तूफान चलने लगा, तो उस चीज का अगर आपको पहले से अंदाजा है तो आप उस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाओगे जिसकी वजह से आपकी सेना को विजयी मिल पाए, है ना। तो इस तरीके की चीजें। अगला है घेराबंदी नीति। मतलब जैसे देखते हो ना, आपने महाभारत में सुना होगा चक्रव्यूह, है ना। तो चक्रव्यूह की बात करते हैं तो ऐसा ही एक तरीके से घेराबंदी करते थे जिसकी वजह से दुश्मन को दुश्मन उसमें से बचकर जा नहीं सकता था। तो क्या लिखा है, दुश्मन के किले तथा सरकार को शहर को चारों ओर से घेर कर उन्हें कमजोर कर दिया जाता था, घेराबंदी कर दी जाती थी तथा दुश्मन देश को घेर दिया जाता था, है ना। चलिए अगला है नेफ्ता बमबारी की शुरुआत। देखिए एक ऐसा बमबारी था जिसमें वो आग लगाने वाले नेफ्ता बमों का उपयोग करते थे और युद्ध में शुरू किए, है ना। चलिए मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। आपने वो देखा बाहुबली मूवी, है ना, उसमें जो बाहुबली होता है वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा वो लेके आता है, चादर टाइप में लेके आता है, ठीक है। और उसपे क्या करता है, पेट्रोल वगैरह छिड़कवा देता है और उसको दुश्मन सेना पर फेंकता है ना, और फिर तीर चलाता है। उसके बाद क्या होता है, उसमें आग लगा देता है और इसकी वजह से जो दुश्मन सेना है वो जल जाती है उससे, है ना। तो ये एक स्ट्रेटजी होगी। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो पन्नी होता है, ठीक है, या फिर एक सीसी होती है, मतलब कांच की सीसी जो होती है, उसमें क्या होता है कि अंदर मिट्टी का तेल डालकर ऊपर से उसको जला दिया जाता है और फिर ऐसे करके फेंका जाता है, जहां पर गिरेगा वहां पे शीशा टूट जाएगा और उसके बाद क्या होगा, जो उसमें का मिट्टी का तेल है वो फैल जाएगा, इसकी वजह से जो सामने वाला है वो आहत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बमबारी का यूज करते थे, कुछ इस प्रकार के बमों का यूज करते थे जिसकी वजह से दूर से ही दुश्मनों को मारा जा सके, है ना। अगला हल्के चल उपरस्करों का निर्माण, यानी कि उन्होंने ऐसे हथियार तथा उपकरण बनाए होते जो कि हल्के भी थे और आसानी से चलाने योग्य भी हुआ करते थे, ठीक है। यानी कि ऐसे उपकरण जो हल्के हुआ करते थे और आसानी से उनको चलाया जा सके, ऐसे ऐसे हथियारों का भी निर्माण उन्होंने कर रखा था। तो ये हमने क्या बात किया, ये हमने बात किया वहां की सैनिक उपलब्धियों, है ना, कि सेना किस तरीके से और किस तरीके से उसने इस तरीके की चीजें की, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आई होप सो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले चीज पे चलते हैं। अगला देखिए क्या लिखा है कि मंगोलों के लिए चंगेज खान की उपलब्धियां क्या है। तो देखिए चंगेज खान मंगोलों के इतिहास का सबसे महान शासक माना जाता है। उसकी प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार से, कैसे,
यानी कि मंगोलों के लिए जो चंगेज खान है उसकी क्या उपलब्धियां हैं, यानी कि चंगेज खान ने किस तरीके की चीजें की। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, मंगोलों को एकजुट किया, यानी कि चंगेज खान ने सारे मंगोलों को एकजुट किया। उसने मंगोलों कबीलों को आपसी झगड़ों तथा बाहरी शोषण से मुक्ति कराने के लिए ना मुक्ति करवाया भी और साथ ही साथ उनको एकजुट भी किया। दूसरे नंबर पे एक बड़ा साम्राज्य बनाया, यानी कि छोटा मोटा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य की स्थापना की। तो चंगेज खान ने मंगोलों को एक ताकतवर तथा समृद्ध राष्ट्र बनाया, एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जो कि कई महाद्वीपों में फैला हुआ था। अगला है तीसरा कि व्यापार को बढ़ावा दिया। उसने क्या किया, उसने पुराने व्यापारिक रास्तों तथा बाजारों को दोबारा से शुरू किया, जिससे दूर दूर से यात्री तथा व्यापारी जैसे कि वेनिस का मार्को पोलो वहां पर, ठीक है, वहां पर आने लगे, यानी दूर दूर के जो व्यापारी थे वो वहां पे आने लगे और उसकी वजह से उनका जो व्यापार है वो बढ़ पाए, है ना। अगला है दृष्टिकोण का असर, यानी कि दृष्टिकोण का असर क्या हुआ, चंगेज खान को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी। कुछ उसे महान शासक मानते थे तो कुछ उसको अत्याचारी भी मानते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंगेज खान ऐसा था जो कि बुद्धिमान भी था, जो कि बलशाली भी था, लेकिन उसके अंदर कमियां, आप ये कह लो कि वो कमियां हैं कि क्रूरता है, कि वो जब मारता था ना तो सबको मारता था, कोई बच्चे बूढ़े सबको नहीं देखता था, सबको मारता था, है ना। तो वही लिखा है, कुछ उसे महान शासक मानते थे तो कुछ उसको अत्याचारी मानते थे। यह फर्क इस बात पर निर्भर करता है कि लोग उसे किस नजरिए से देखते हैं, जिससे ये बात समझ आती है कि एक प्रभावशाली सोच या फिर विचार बाकी सभी विचारों के पीछे छोड़ सकता है। यानी कि अगर देखा जाए लोगों के अपने अपने नजरिए हैं, जो अच्छे अच्छे तौर पे देखता था उसको अच्छा नजर आता था क्योंकि उसने इतने सारी चीजें की, मंगोलों को एकजुट किया, एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की, सेनाओं को एकजुट करके रखा था, अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा किया, साथ ही साथ व्यापार को बढ़ावा किया। तो कुछ लोग इस तरीके से कहते हैं कि वो बहुत अच्छा शासक था, कुछ लोग उसको क्रूर कहते हैं क्योंकि वो जब मारता था या फिर जब लड़ाई करता था तो उसमें सबको उसमें वो कर देता था, है ना। तो इस तरीके से जैसे कि हमने पीछे अभी पढ़ा था एक पैसेज में, ठीक। चलिए चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला चंगेज खान के वंशजों की उपलब्धियां। वंशज का मतलब क्या होता है कि जो उनके वंशज हैं आने वाले जो समय में वो थे, जनरेशनों की बात हो रही है, ठीक है। मंगोल शासकों ने सभी जातियों तथा धर्मों को अपने शासन सेनाओं में जगह दी। उसका शासन कई जाति भाषा तथा धर्मों के लोगों का था और उसने सबके लिए नियम बनाए थे और जिससे उसको बराबरी का मौका मिले। उसने क्या किया था, सबसे पहले जो संगठन तैयार किया था उसमें सभी धर्मों के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को, सभी भाषाओं के लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को सबको जगह दी थी, ठीक है। और साथ ही साथ सबके लिए क्या बनाया था, एक नियम बनाया था जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। उस नियम का नाम क्या है, यास, ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। वे अलग अलग समुदायों को मिलाकर एक बहुत बड़ा तथा मजबूत साम्राज्य बनाना चाहते थे, यानी कि इन सबको इकट्ठा कर करके वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे, ठीक है। चलिए हाँ, अब यही चीज जो मैंने अभी बताया ना, यास, उसकी बात करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा है, यास जिसे प्रारंभ में यसाक भी कहा जाता था, एक प्रकार का कानून संहिता है। जिस प्रकार से संविधान होता है ना एक देश को चलाने के लिए, जिस प्रकार से संविधान होता है एक देश को चलाने के लिए, उसी प्रकार से ये कानूनी संहिता भी थे जो कि चंगेज खान अपने वहां पे लागू किया था ताकि चीजें अच्छे से चल पाए। तो क्या लिखा है, जिसे चंगेज खान ने सन 1206 ईस्वी में कुरिल्ताई यानी कि मंगोलों की एक विशेष सभा में लागू किया था। यास का अर्थ क्या होता है, यास का अर्थ होता है जैसे कानून, आदेश या फिर शासन संबंधी नियम, या फिर इसको हम फरमान भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल वे में आप याद कीजिएगा, ये 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है, सॉरी 8 नंबर में आता है या फिर 4 नंबर में आता है। तो क्या लिखा है, यास शब्द का मतलब, यास क्या है, एक प्रकार का कानून भी है, या फिर बोल सकते हो आदेश है, या बोल सकते हो आप शासन संबंधी नियम होते हैं। इसको फरमान भी कहा जाता है ना, इसको क्या कहा जाता है, फरमान भी कहा जाता है। यास में क्या क्या चीज शामिल, देखिए यास में ऐसे नियम तथा आदेश शामिल होते थे जो कि मंगोल साम्राज्य को सुव्यवस्थित बनाने के लिए जरूरी होते थे। जैसे क्या, पहला लिखा है प्रशासनिक नियम। इसमें क्या क्या चीज शामिल था, प्रशासनिक नियम शामिल था जिसमें राज्य संचालन के नियम बनाए गए थे, किस तरीके से राज्यों को चलाना है, इस प्रकार के नियम इसमें बनाए गए थे। अगला है आखेट यानी कि शिकार संबंधी नियम। क्या लिखा है, शिकार के समय किस तरह का अनुशासन हो, इस पर भी उन्होंने नियम बनाया था। जैसे कितने जानवरों का हमें शिकार करना है, ऐसा नहीं है कि जानवरों को मारे जा रहे हो फिर उसको संग्रहित कर दो, इकट्ठा कर दो, है ना, ऐसा नहीं है।
कई बार कई शासकों का ये भी नियम होता है कि भाई देखो जानवरों को उतना ही मारो जितने की तुम्हें जरूरत है। ऐसा नहीं है कि ऐसे तो आप मारते रहोगे तो जंगल जंगल में जानवरों की कमी पड़ जाएगी। इसी वजह से कहा जाता है कि उतने ही जानवरों को मारो जितने की जरूरत थी, है ना। ऐसा। आगे सैन्य व्यवस्था, सेना का गठन, अनुशासन, संचालन से संबंधित जो निर्देश बनाए गए थे वो सैन्य व्यवस्था में बनाए गए थे। डाक प्रणाली सिस्टम, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है, एक तेज तथा संगठित डाक प्रणाली जिसे याम कहा जाता था को स्थापना किया। अच्छा, डाक प्रणाली उन्होंने कैसे की, जैसे मान लेते हैं राजा है, एक राजा यहाँ पे है, इस राजा को कोई लेटर यहाँ पर भिजवाना है, तो क्या किया गया था, एक डाक प्रणाली बनाई गई थी जिसमें घोड़े के माध्यम से दूर दूर जगहों पे घोड़े इकट्ठा किए गए थे, मतलब तैनात किए गए थे, और उसके बाद ये यहाँ पर पहुंचाया जाता था। ये घोड़े पे बैठकर जो सेना थी उसको आगे पहुंचाती थी, वो उसको आगे पहुंचाती थी, और इस तरीके से दूर के डिस्टेंस को भी बहुत ही जल्दी कवर कर दिया जाता था। आगे क्या लिखा है, धार्मिक सहिष्णुता, यानी कि यान में यह भी कहा गया है कि सभी धर्मों को समान माना जाएगा। यानी कि मैंने बताया ना कि उन्होंने ऐसा नियम बना रखा था जिसमें सभी जातियों को, सभी भाषा बोलने वालों को, सभी धर्मों के लोगों को एक समान महत्व दिया जाएगा, तभी तो आप चीजों को संगठित कर पाओगे। आज हमारा देश एक है, क्यों है, क्योंकि हमने सभी धर्मों को महत्व दिया है, सभी भाषाओं के लोगों को हमने महत्व दिया है, सबको महत्व दिया है, ठीक है, यानी कि सबने सबको महत्व दिया है। इसी वजह से आज हमारा देश एक है और एकजुट है। तो इसी प्रकार से इसने भी क्या किया था, ये सारी चीजें किया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या लिखा है, मंगोल शासन व्यवस्था में यास की क्या भूमिका होती है। तो देखिए क्या लिखा है, साम्राज्य को एकजुट किया, यानी कि साम्राज्य को एकजुट किया, वही चीजें जो हम ऊपर हमने पढ़ा है ना, वही सारी चीजें यहाँ पर भी है। मंगोल शासन व्यवस्था में यास की क्या भूमिका है, सबसे पहले इस नियम कानून के माध्यम से क्या किया है, साम्राज्य को एकजुट किया गया। यास ने मंगोलों को एकजुट किया, 13वीं शताब्दी तक ये विशाल साम्राज्य की उन्होंने क्या की, नींव डाली। अगला है शासक वर्गों की पहचान, यानी कि मंगोलों की संख्या कम थी, लेकिन उसने यास को एक पवित्र नियम बताकर अपनी कबीलताई पहचान तथा शासकीय अधिकारों को बनाए रखा। यानी कि उन्होंने ये कहा कि चाहे जितने भी लोग आ जाए, इससे मतलब नहीं है, जो हमने नियम बना रखा है, जो हमने यास नियम बना रखा है, उसी के हिसाब से चीजें चलेगी, क्योंकि उसमें जितने भी नियम रखे गए हैं वो सबके लिए। अब जैसे हमारे देश में नियम है, क्या नियम है भाई, संविधान में जो चीजें लिखी है सबको माननी पड़ेगी। अब वो बात अलग है, कोई दूसरे देश से हमारे देश में आएगा, लेकिन हमारे देश के संविधान के हिसाब से ही उसको चलना है। ऐसा नहीं कि अपने देश के हिसाब से चलेगा, नहीं, हमारे देश का नियम भाई हमारे हिसाब से चलना है। इसी प्रकार से मंगोल जब आक्रमण करते थे या फिर अपने साम्राज्य को फैलाते थे, तो वहां पर भी सेम नियम अप्लाई करते, है ना, वही चीज। चंगेज खान की विरासत, देखिए यास को चंगेज खान की बनाई गई एक परंपरा मानकर बाद के मंगोल शासकों ने भी इसका पालन किया और इसे लोगों पर लागू किया। जिस प्रकार से संविधान आज देखिए 1950 में लागू हुआ था, आज आज लमसम 50 लमसम अगर देखा जाए तो 75 साल के आसपास हो गया है। तो 75 साल से अब चाहे जो आए या ना आए, है ना, समझो कि आने वाली पीढ़ी कितनी भी आ जाए, जो संविधान है उसी को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान बनाया ही इस वजह से गया है ताकि देश को अच्छे से चलाया जा सके। इसी प्रकार से यास बनाया गया था कि यास अगर बनाया गया है तो चाहे कोई भी हो, आने वाली जनरेशन कैसे भी हो, सबको इस चीज का फॉलो करना पड़ेगा, है ना। इस प्रकार से उन्होंने नियम बनाया। अगला क्या लिखा है, धार्मिक और सांस्कृतिक एकता। जैसा कि हमें पता है कि इसने साम्राज्यों को इकट्ठा किया था, या समझो कि साम्राज्य इतना विस्तृत किया था, तो उसमें एकजुट करने के लिए सभी धर्मों को महत्व दिया गया, सभी की संस्कृतियों को महत्व दिया गया। यास में विश्वास रखने वाले मंगोलों को एक सूत्र में बांधा गया, जिससे उसकी एकता बनी रही। अगला क्या लिखा है, विजित क्षेत्रों में शासन। यास के कारण मंगोलों को अन्य देशों तथा लोगों पर शासन करने का एक आत्मविश्वास मिला। यानी कि अगर कहा जाए, यास यानी कि नियम की वजह से अन्य देशों पर जब ये आक्रमण करते थे या फिर लोगों पर शासन करते थे, तो एक तरीके से आत्मविश्वास की तरह करते। कहते हैं ना कि जब नियम सॉलिड हो, जब नियम मजबूत हो, ठीक है, जब नियम पे अपने भरोसा हो, तो चाहे कोई भी आ जाए, सबको उस नियम को पालन करना पड़ेगा। अगला क्या लिखा है, विश्वव्यापी साम्राज्य की रचना में सहायता। यास की वजह से मंगोलों ने एक संगठित और स्थायी वैश्विक साम्राज्य को खड़ा किया, यानी कि एक ऐसा साम्राज्य जहां पे सभी धर्मों को महत्व दिया जाएगा और एक प्रकार के नियम को सबको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ रही बात? चलिए भाई, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अगर चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं मंगोल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, है ना। चलिए क्या लिखा है, चंगेज जनसंख्या में कमी और सभ्यता में
पिछड़ापन। अब देखिए ध्यान से देखिए, मैंने बताया कि मंगोल जो साम्राज्य थे, मंगोलों की संख्या कम थी, ठीक है, और ये क्या करते थे, जब दूसरे के ऊपर आक्रमण करते थे तो उसको शामिल करा लेते थे। अब ऐसी सिचुएशन में वो उनके धर्म को वरीयता देते थे, मतलब सभी के धर्मों को वरीयता देते थे। अब इनकी संख्या कम और अलग अलग लोगों को जब अपने ही उसमें शामिल करोगे और उनके ही धर्मों को आप वरीयता दोगे तो आपके धर्मों पे कभी भी हावी हो सकते हैं। अगर आप इसकी जगह पे ये करते कि अपने ही धर्म को सब पे लागू करवाते तो हो सकता है कि आपका जो वो है आपका जो आपकी जो भी चीजें हैं, मतलब जाति है या जो भी आपका साम्राज्य और विस्तृत होता है ना। तो वही लिखा है कि इनकी संख्या कम थी। तो क्या लिखा है, मंगोलों की संख्या बहुत कम थी, वे अपनी प्रजा की तुलना में कम सभ्य थे। सभ्य का मतलब क्या होता है, तो ये इतने भी अच्छे नहीं थे, है ना। आगे, विजित सभ्यताओं में घुल मिल जाना, यानी कि मंगोलों ने विजित देशों की भाषा, संस्कृति, तौर तरीके अपनाए जिससे उनकी अलग पहचान, अपनी जो पहचान थी वो खो गई। मैंने बताया ना कि उनकी जो अपनी जो आइडेंटिटी थी, जो पहचान थी, उन्होंने खोज दी। क्यों? क्योंकि जब वो दूसरे पे आक्रमण करते थे तो दूसरे के पहचान को अडॉप्ट कर लेते थे। अब एक तो संख्या इनकी वैसे ही कम है और दूसरे की चीजों को अगर आप अपना लोगे तो और संख्या आपकी कम हो जाएगी। तो ऐसे में कल के डेट पे वो आपके ऊपर हावी भी हो सकते हैं, ये वाली बात है ना। चलिए, आपसी कला। चंगेज खान की मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी थे सत्ता के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिए, जिससे साम्राज्य धीरे धीरे टूट गया और आपस में ही मतलब बटे। ठीक है, आगे समझते हैं धर्म परिवर्तन। तो क्या लिखा है, धर्म परिवर्तन। मंगोल शासकों ने इस्लाम, बौद्ध, ईसाई धर्म अपनाए जिससे धार्मिक एकता समाप्त हो गई। जहां पे पहले एक धर्म थे वहीं पे अब कई सारे धर्मों में टूट गए। प्रशासनिक अनुभव की कमी, यानी कि मंगोल योद्धाओं को अच्छे थे लेकिन उन्हें स्थायी प्रशासन चलाने का अनुभव नहीं था। यानी कि ये अच्छे तो थे लेकिन मैंने कहा ना कि यायावर साम्राज्य एक तरीके से घुमक्कड़ साम्राज्य था, तो इनको ये अनुभव नहीं था कि एक ही जगह पे साम्राज्य किस तरीके से चला। जब तक चंगेज खान था तब तक सारी चीजें अच्छी चली, लेकिन आने वाले समय में जो चीजें हुई, ठीक है, उसके हिसाब से क्या होगा, धीरे धीरे कमियां नजर आने लगी और फिर मंगोलों का पतन होना शुरू हो गया। स्थानीय विद्रोह, यानी कमजोर होते मंगोल शासक के खिलाफ कई स्थानों पर स्थानीय विद्रोह भी होने शुरू हो गए, यानी कि हम कह सकते हैं कि गृह युद्ध होने शुरू हो गए और ऐसी स्थिति में मंगोल शासक का क्या हो गया, पतन हो गया। अब चलिए एक टॉपिक और करते हैं, ये टॉपिक भी 4 नंबर में आता है, हरकारा पद्धति, यानी कि चंगेज खान की हरकारा पद्धति क्या है। चंगेज खान ने अपने विशाल साम्राज्य के दूर दराज इलाकों को संपर्क बनाए रखने के लिए एक तेज और तथा सुरक्षित हरकारा पद्धति, इस वर्ड को याद करके रखिएगा, हरकारा पद्धति, जिसको डाक प्रणाली कहते हैं, की शुरुआत की थी, जिसको याम प्रणाली भी कहा जाता है। ऊपर मैंने बताया था कि एक राजा है और एक राजा ये, इस राजा को कोई लेटर यहाँ पर भिजवाना है तो ये किस तरीके से भिजवाएगा। तो चंगेज खान ने क्या किया था, इसके रास्ते में एक छोटे छोटे समझो कि एक पॉइंट्स बना रखे थे और इस पॉइंट्स पे एक घोड़ा होता था, ठीक है, एक घोड़ा होता था और समझो कि एक व्यक्ति, एक घोड़ा इस तरीके से होता था। ये क्या करता था, लेटर यहाँ तक पहुंचाता था। ये जो घोड़ा है, घोड़े पे बैठकर जो व्यक्ति है वो आगे तक उस चीजों को पहुंचाएगा, वो उसको आगे पहुंचाएगा और वो उसको आगे पहुंचाएगा, और इस तरीके से इन्होंने दूरी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया था। और एक घोड़े पे बैठकर जो घुड़सवार होता था वो उस लेटर को आगे तक पहुंचाता था, वो उससे आगे, और ऐसे करते 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 बहुत ही जल्दी ये जो लेटर है एक राजा से दूसरे राजा तक पहुंच जाता था। ठीक है, सबसे पहली चीज, घोड़ा बलवान होता था। दूसरे नंबर पे जो जो उस पे घुड़सवार होते थे वो भी एक तरीके से समझो कि बुद्धिमान होते थे, तेज तर्रार होते थे और उस चीज को सुरक्षित रूप में पहुंचाया जाता था। तो इसी को कहा गया हरकारा। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं थी, क्या विशेषताएं थी, पहला, संचार के लिए तेज व्यवस्था। पूरे साम्राज्य में एक हरकारा नेटवर्क बनाया गया था जिससे सूचना बहुत तेजी से भेजी जाती थी। चौकियों की स्थापना, अब जो इस पॉइंट्स की मैंने बात की है ना, ये एक तरीके से समझो चौकी है। चौकियों की स्थापना, हर कुछ दूरी पर डाक चौकियां होती थी जिसको पोस्ट स्टेशन भी कहा जाता था, बनाई गई थी, जहां पर घुड़सवार, संदेश वाहक जिसको हरकारा कहा जाता था, को स्वस्थ तथा तेज घोड़े तैनात कर दिए जाते थे और इसकी वजह से वो जो घोड़े हैं उस घोड़े पर बैठकर जो घुड़सवार होता था वो उस चीज को आगे तक पहुंचाता था। आगे, घोड़ों तथा जानवरों का योगदान। अब देखिए, मंगोल लोग अपने घोड़ों या फिर अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा, जिसको कुबकुर कहा जाता है, सरकार को देते थे ताकि डाक सेवा के लिए
हमेशा पशु उपलब्ध वहां पर रहे। यानी कि जो मंगोल लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो लोग क्या करते थे, जो इस व्यवस्थाओं को ऑर्गेनाइज करता था ना, उसको उसको क्या करते थे, उसको जितने भी ये लोग पशु पालते थे चाहे घोड़ा पालते थे, उसका जो 10वां हिस्सा है वो इनको सौंप देते थे, ताकि जो व्यवस्था है ये बनी रहे और जो एक लेटर है वो बहुत तेजी से वहां तक पहुंचे। और इसी को हम क्या कहते हैं, कुबकुर कहते हैं। एक नंबर में याद रखिएगा आता है। आगे, दिन रात सेवा, यह हरकारा प्रणाली 24 घंटे काम करती थी, जिसे शासन को तुरंत चलाना सूचना मिल सके। यानी कि जो ये हरकारा पद्धति थी ये 24 घंटे काम किया करती थी, जिससे शासक जो होते थे उनको तुरंत सूचना मिल सके। सैन्य तथा प्रशासनिक उद्देश्य, यह प्रणाली न केवल सामान्य समाचारों के लिए बल्कि सेना के आदेश तथा राज्यों की निगरानी करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती थी। यानी कि समझो चाहे राज्य की कोई भी बातें हो, एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचानी होती थी तो इन घोड़ों के माध्यम से चीजें होती थी। इसी को हरकारा पद्धति कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना चैप्टर ओवर। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितनी भी चीजें हैं उसको कवर की गई है। बाकी अगर आपको लगता है कुछ टॉपिक छूट गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उस टॉपिक के ऊपर मैं चीजें बना दूंगा और उसको भी ऐड कर दूंगा। बाकी मेरे साइड से ये जो चैप्टर है पूरा हमने इसको कवर किया। हाँ, चंगेज खान के बेटों की रही बात, तो आप उसमें एक इमेज बनाया गया है आपके बुक में ही, उसको आप देख लीजिएगा। उसके हिसाब से उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, इस वजह से उसको मैंने नहीं लिया है। बाकी अगर देखा जाए तो जो जितने भी चीजें थी उसको मैंने कवर कराने की कोशिश की। बाकी आपको नोट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ पे आप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। बाकी अच्छी स्टडी के लिए आप हमारे एप्लीकेशन से जरूर जुड़िए। तो बस यही है, चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी टेक केयर।